हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, मतलब नए नए राजा और उनके राज। तो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी नई नई जो डायनेस्टीज थी इमर्ज हो गई आफ्टर द 7th सेंचुरी के बाद। तो जो मैप 1 है ना, वो यही शो करता है कि मेजर रूलिंग डायनेस्टीज जो हैं डिफरेंट पार्ट्स में और सब कॉन्टिनेंट में 7th से लेके 12th सेंचुरी तक वहाँ पे कौन कौन से राजाओं ने राज किया। अब हम सबसे पहले डायनेस्टी का मीनिंग समझ लेते हैं। डायनेस्टी मीन्स होता है जब एक ही फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो क्या करें, वो रूल करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायनेस्टीज। और भी हम बहुत सारे जो वर्ड्स हैं थोड़े थोड़े इस चैप्टर में जो आने वाले हैं उनका मीनिंग भी एक बार समझ लेते हैं। अब जैसे हम डायनेस्टी का मीनिंग समझ रहे हैं तो हमने बताया कि एक ही फैमिली के जो मेंबर्स तब रूल करें तब क्या कहलाता है, वो डायनेस्टी कहलाता है। जैसे कि जो चंद्रगुप्त थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने राज किया। उसके बाद उसी उन्हीं के फैमिली से कौन थे, बिंदुसार, है ना। उसके बाद आते हैं अशोका। तो ये तीनों जो थे एक ही फैमिली से थे, बिंदुसार, अशोका और सबसे पहले कौन थे, चंद्रगुप्त। तो ये क्या कहलाएगा, एक डायनेस्टी कहलाएगी। अब हम दूसरी जो है यहाँ पे एक और है, किंगडम के बारे में जान लेते हैं। तो किंगडम क्या है, किंगडम है कि मतलब जब किंग्स और जो क्वीन है वो रूल करें तो उसको क्या बोलेंगे हम, किंगडम्स या मोनार्क सिस्टम कह सकते हैं इसको। एम्पायर क्या होता है, एम्पायर का मीन्स है यहाँ पे कि जब बहुत सारे रीजन्स को किंग या क्वीन रूल करें तो वो क्या कहलाएगा, एम्पायर। एम्पायर एक बड़ी टर्म हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे इसमें जो बहुत सारे जो राजा हैं 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी तक यहाँ पे दिखाया गया है कि उन्होंने राज किया था। अब सबसे पहले हम ये हेडिंग देख लेते हैं, इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। जो 7th सेंचुरी है उससे लेके उसमें बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, वेरियर्स थे, डिफरेंट रीजन्स पे उन्होंने राज किया और उन्होंने वहाँ पे उन्होंने क्या थे, वो सामंताज बनाए। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट। वो सामंताज को क्या देते थे, गिफ्ट वगैरह देते थे। और दे आर किंग्स और ओवरलॉर्ड। तो जो ओवरलॉर्ड का मीनिंग हम समझ लेते हैं। जो सामंताज जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को क्या समझने लगे, वो भी अपने आप को, जब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, मतलब वो उनके पास पावर हो गई, तो वो क्या समझने लगे, अपने आप को किंग समझने लगे और वो क्या, ओवरलॉर्ड समझने लगे। ओवरलॉर्ड का मतलब है यहाँ पे राजाओं के भी राजा, मतलब महाराजा धीराज समझने लग गए थे अपने आप को। They were expected to bring gift for their kings। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते थे क्या, कि राजाओं से उनको गिफ्ट मिले, बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट। वो राजाओं को मिलिट्री सपोर्ट वगैरह अच्छे से प्रोवाइड करते थे। ए सामंताज गेम, जब सामंताज ने राजाओं से इस तरह का जो मिलिट्री सपोर्ट है और जो वेल्थ है वो और उनके पास पावर इकट्ठी हो गई, तो वो सोचने लगे कि हम अपना एक अलग राज बनाएं। तो उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, महासामंताज के रूप में डिक्लेयर कर दिया उन्होंने, और मंडलेश्वर के रूप में उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। महामंडलेश्वर मतलब द ग्रेट लॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रीजन, मतलब बहुत बड़े रीजन का जो एक लॉर्ड होता है वो क्या कहलाता था, महामंडलेश्वर। सो समटाइम्स दे asserts their independence from their overlord। वो क्या समझते थे कि अपने आप को, अब वो ये सोच रहे थे कि राजाओं से भी हम अपना एक अलग राज्य बना लें। One such instance was that of the राष्ट्रकूट। तो जो डिकेन था वहाँ पे जो राष्ट्रकूट थे, इंटेंटली द सब
सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य। तो वहाँ पे तो जो चालुक्य थे, वो कहाँ थे? कर्नाटका में थे। और इन द मिड 8th सेंचुरी में। और जो कि दंतेदुर्ग के जो चालुक्य थे, चालुक्य के जो सामंताज थे वो कौन थे? दंतेदुर्ग थे। और राष्ट्रकूट चीफ, और जो वो के एक राष्ट्रकूट के चीफ थे। ओवरव्यूज हे चालुक्य ओवरलॉर्ड। तो जो चालुक्य थे वो अपने आप को ओवरलॉर्ड समझने लगे। ओवरलॉर्ड का जैसे मैंने आपको अभी मीनिंग बताया था, यहाँ पे क्या था? वो राजाओं के राजा समझने लगे। और परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। इनको फिर क्या एक हिरण्यगर्भ नाम दे दिया गया। और लिटरली इसका जो हिरण्यगर्भ का जो लिटरली मीनिंग होता है वो क्या होता है? गोल्डन बॉम्ब। When the ritual was performed with the help of Brahmins। लेकिन जो रिचुअल थे वो बस केवल ब्राह्मण्स की हेल्प से ही वो परफॉर्म होते थे। It was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as the क्षत्रिय। लेकिन वो क्या थे? वो जो रिवर्ट था वो नहीं हो सकता था फिर ये, क्योंकि ये क्षत्रिय थे। तो इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय बर्थ, क्योंकि ये जन्म से ब्राह्मण तो थे नहीं। ये जन्म से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय तो ये थे नहीं। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्षत्रिय बन जाते हैं। इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज द मिलिट्री स्किल्स टू का। उन्होंने अपनी जो फैमिली के लोग थे उनको क्या कर दिया? मिलिट्री स्किल्स सिखाना शुरू कर दिया। और इन्होंने सोचा कि हम क्षत्रिय बन जाएंगे और उसके लिए क्या कर देंगे? फिर हम राजाओं पे चढ़ाई कर देंगे और अपना जो राज्य है वो अलग से बना लेंगे। फॉर इंस्टेंस द कदम्बा, मौर्य शर्मान एंड द जो गुर्जर प्रतिहार थे, जो हरिश्चंद्र थे और बर ब्राह्मण, ये ब्राह्मण थे हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड टुक टू आर्म्स। इन्होंने क्या किया? अपना जो प्रोफेशन था उसको चेंज कर दिया और इन्होंने सक्सेसफुली अपना राज्य जो है कर्नाटका और राजस्थान में बना लिया। अब हम आगे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। इन्होंने फिर किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया? मैनी ऑफ दीज, अब नए राजा आए बहुत सारे और एडॉप्टेड हिज साउंडिंग टाइटल्स। उन्होंने अपने आप को नए टाइटल्स देना शुरू कर दिया। किसी ने अपने आप को टाइटल्स दिया महाराजा धीराज। महाराजा धीराज का मतलब है ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं से भी बड़ा राजा। तो क्या कहलाते थे वो? महाराजा धीराज, मतलब राजाओं के राजा। और त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब तीनों लोकों का स्वामी, जैसे आकाश पाताल, मतलब तीनों लोकों पे, त्रिलोकी पे राज करने वाला, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स, मतलब जैसे हो गया आकाश पाताल, इस तरह से तीनों लोकों पे राज करने वाला कौन हो जाएगा? त्रिभुवन चक्रवर्ती। तो इस तरह के जो टाइटल्स थे वो राजा अपने आप को देने लग गए। हाउएवर डिस्पाइट सच क्लेम्स, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दे ऑफन शेयर पावर विद देयर सामंताज। ये जो है राजा हैं अपनी पावर्स को सामंताज के साथ शेयर करने लगे और पीजेंट्स के साथ शेयर करने लगे और ट्रेडर्स और ब्राह्मण्स के साथ भी अपनी पावर्स को ये शेयर करने लग गए। इन्होंने अलग अलग स्टेट्स से रिसोर्सेज से ऑब्टेन फ्रॉम द, और वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने दीज पेस्ट, और उन्होंने क्या किया कि फिर पीजेंट्स और जो कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे, who were often present of the compelled to the surround part of they produce, वहाँ पे जो भी कुछ प्रोड्यूस होता था उससे धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? रेंट लेना शुरू कर दिया। और उन्होंने फिर मतलब जैसे किसी की ओन या फिर ज़मीन पे कब्जा करना शुरू कर दिया, और नहीं तो फिर क्या करते थे, ये जो ट्रेडर्स थे उनसे क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट पेज, अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस। और फिर इससे क्या होता था?
ये जो रिसोर्सेज जो थे ना, उससे जो राजाओं का जो फाइनेंस था वो बढ़ जाता था। और रोज जो राजा थे इस फाइनेंस से क्या करते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन करते थे किसका, टेम्पल्स का, फोर्ट्स का, और वो कई जैसे वॉर्स को लड़ने के लिए यूज करते थे, और टेम्पल्स बनाने के लिए, और अपने जो धन है अपने खजानों को भरने के लिए ये सब इकट्ठा किया करते थे। और कभी ज़रूरत पड़े तो कई बार जैसे युद्ध हो गया, या फिर अपने जो राज्य हैं या नए नए टेम्पल्स वगैरह बनवाने हैं उनको, या फिर और कुछ के लिए, मतलब बाद में ये उसके लिए इसको यूज कर लेते थे। अब हम यहाँ पे आते हैं फिर से। अब जो राजा थे वो लगभग यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शंस के बारे में दिया गया है। जो चोलास की इंस्क्रिप्शन है उसमें जो राज यहाँ पे बताया गया है कि जो राजा थे जो वो 400 तरीके के जो टैक्सेस थे वो वसूल किया करते थे। अब जो चोलास थे वो तमिलनाडु पे रूल किया करते थे, और दो मोर देन यहाँ पे 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। यहाँ 400 टर्म्स थी किसकी, टैक्सेस थी। अब इन टैक्सेस को क्या कहा जाता था, वैटी कहा जाता था। टैक्सेस को क्या कहा जाता था, वैटी। जो वैटी जो होता था वो कैश में नहीं होता था, वो किस में होता था, या तो लेबर की फोर्स में होता था, या कदमाई और लैंड रिवेन्यू के तौर पे होता था। तो ये जो सारे के सारे जो टैक्सेस थे ये राजा जो हैं वो वसूल करते थे। इसको इनकी यहाँ की एक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। इससे क्या होता था कि जो राजाओं की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी काफी। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। मतलब किस तरह से जो प्रशस्ति लिखी जाती थी, आप लोगों ने शायद इससे लास्ट चैप्टर, पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रशस्ति के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में, और क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है। जो प्रशस्ति थी कंटेन डिटेल एंड दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू। जो प्रशस्ति होती थी कई बार वो ट्रू भी नहीं होती, बट दे टेल्स अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्फ एज वायलेंट। लेकिन ये जो बताती थी कि जो रूलर्स थे मोस्टली क्या चाहते थे, किस तरह से जो वॉरियर्स थे उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है। दे वर कंपोज्ड बाय लर्न ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण्स के किस तरह से सीखते थे। हु वर ओकेजनली हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन, वो ब्राह्मण्स की बहुत ज़्यादा, जो ब्राह्मण्स थे ना उनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया करते थे ओकेजनली। अब हम प्रशस्तिज के बारे में पढ़ेंगे, प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। तो जो प्रशस्तिज होती हैं वो क्या होती है, प्रशस्ति जो होती है, जो राजा होते थे ना वो अपनी प्रशंसा करवाना पसंद करते थे। तो उनको जो लोग लिखते थे किसी कॉपर प्लेट पे या किसी उस पे लिखवा दी जाती थी, तो वो सब राजाओं की जो प्रशंसा के बारे में जो कुछ लिखा जाता था तो वो सब प्रशस्तिज कहलाती थी। और इनको कौन लिखता था प्रशस्तिज को, जो लर्न ब्राह्मण होते थे। लर्न ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी ब्राह्मण होते थे वो इन प्रशस्तिज को लिखा करते थे। अब हु ओकेजनली हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजाओं की क्या करते थे, हेल्प करते थे ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेशंस में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो प्रशस्ति होती थी ना मोस्टली ज़्यादातर या तो संस्कृत में लिखी जाती थी, और इसी तरह से हम आगे वाले पेज पे देखते हैं। यहाँ पे एक कुछ प्रशस्ति के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे नागभट्ट अचीवमेंट लिखे गए हैं नागभट्ट के बारे में। तो बहुत सारे जो रूलर्स थे देयर अचीवमेंट्स को क्या करते थे, एक प्रशस्ति के तौर पे अपने को पढ़वाना सुनना पसंद करते थे वो बार बार। जैसे कि गुप्ता रूलर्स और समुद्रगुप्त जैसे थे लास्ट ईयर। तो जो गुप्ता रूलर थे जो अपने से पहले के राजा हैं उनकी प्रशंसा करवाना पसंद करते थे, अपने मतलब फैमिली के, या फिर अपने बारे में उनको सुनना बड़ा अच्छा लगता था। तो एक प्रशस्ति लिखी गई है यहाँ पे नागभट्ट के बारे में। नागभट्ट जो थे वो एक रूलर थे और उनकी जो प्रशस्ति है वो संस्कृत में लिखी गई थी।
कहाँ पे लिखी गई थी? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लोइट द नागभट्ट एंड द, और जो नागभट्ट थे वो प्रतिहारा किंग्स थे, और जो कि किंग फ्रॉम आंध्र, और जो सिंध के जो किंग थे, और भी जो किंग थे महाराष्ट्र में, और ये कलिंग वगैरह हो गए उड़ीसा में। इस तरह से जो राजा थे अपनी प्रशस्ति से मतलब ही हिंदी में सीधा समझ में आ रहा है कि जो अपनी प्रशंसा करवाना चाहते थे उनके बारे में प्रशस्तिज लिखी जाती थी राजाओं, और इनमें प्रशस्तिज में राजाओं के अचीवमेंट्स देखने को मिलते थे। अब किंग ऑफन रिवार्ड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। जो किंग थे वो जो ब्राह्मण प्रशस्तिज लिखते थे, जैसे हमने बताया था कि जो लर्न ब्राह्मण थे, मतलब जो ज्ञानी ब्राह्मण थे, वो प्रशस्तिज को लिखा करते थे, तो उनको जो राजा होते थे उनको क्या देते थे? कोई गिफ्ट देते थे, रिवार्ड करते थे उनको। और फिर उसको जैसे जो राजा जो रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मण्स को, किंग जो थे वो किसको रिवॉर्ड करते थे? ब्राह्मण्स को। और तो जो ब्राह्मण्स को जो किंग रिवॉर्ड करते थे, तो उसको ये जो कॉपर प्लेट्स दिख रही हैं यहाँ पे, इस पे मतलब नोट किया जाता था। और जो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण जो थे वो किंग ब्राह्मणों ने रिसीव कर लिया, उसके भी साइन वो इसी पे देते थे। जो कॉपर प्लेट्स यहाँ पे दिख रही है ना, ये जो कॉपर प्लेट्स हैं इनमें ही प्रशस्ति इसको लिखा जाता था। ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होते थे, और राजाओं की प्रशंसा के लिए या किसी ने जैसे अभी पेपर पे साइन किए जाते हैं उस टाइम पे इन प्रशस्तिज में ही सब कुछ लिखा जाता है। अब इस फिगर 2 के बारे में, इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा हुआ है। जैसे देखिए, अब जो प्रशस्तिज होती थी वो ज़्यादातर क्या है, कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी, और ग्रांट ऑफ लैंड बाय द रूलर्स के द्वारा 9th सेंचुरी में जो दिया जाता था किसको? ब्राह्मण्स को। या फिर रिटर्न पार्ट, ये ज़्यादातर या तो पार्टली संस्कृत में होती थी या फिर पार्टली तमिल में लिखी जाती थी। द किंग होल्डिंग द प्लेट्स टुगेदर इज सिक्योर्ड विद द रॉयल सील। तो जो राजा थे एक रॉयल सील के तरह जो प्रशस्ति थी, जो कॉपर प्लेट्स थे उनको रखते थे, टू इंडिकेट दैट इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। जैसे कि आजकल डॉक्यूमेंट संभाल के रखे जाते हैं, उस टाइम पे ये प्रशस्ति को संभाल कर रखा जाता था। अब यहाँ पर भी इसी के बारे में दिया है कि राजा जो है, राजाओं के लिए प्रशंसा के लिए जो किंग, जो ब्राह्मण्स थे वो प्रशस्तिज लिखा करते थे। कई बार मोस्टली प्रशस्तिज में राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखा जाता था कि राजा ने ये अचीवमेंट किए, उन्होंने ये काम किया, ये अच्छे कामों की, मतलब जितनी चाहे राजाओं की प्रशंसा हो उसमें लिखी जाती थी प्रशस्तिज। कई बार ऐसा भी होता था जो प्रशस्तिज में लिखा गया हो वो सच ना हो, ऐसा किया भी ना हो राजा ने, लेकिन राजा की प्रशंसा के लिए ही प्रशस्तियों को लिखा जाता था। प्रशस्ति जो होती थी कई बार सच भी नहीं होती थी। और प्रशस्ति जो है हमने बताया पार्टली संस्कृत या पार्टली तमिल में ही लिखी जाती थी। अब जो लॉन्ग यहाँ पे दिया गया है, एक लॉन्ग संस्कृत की जो पोइम थी, है ना, लॉन्ग संस्कृत पोइम कंटेनिंग इन हिस्ट्री किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। तो एक लंबी सी मतलब संस्कृत की पोइम भी लिखी गई जो कि कश्मीर के राजाओं के लिए थी, जो कश्मीर में लिखी गई थी। और वहाँ पे द हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूल्ड ओवर द कश्मीर, जो राजा कश्मीर पे शासन करते थे उनके बारे में लिखी गई थी। और ये किसने लिखी थी? कल्हाना ने लिखी थी। जो कल्हाना थे वो क्या करते थे, उन्होंने राजाओं की प्रशंसा के बारे में तो लिखा, लेकिन उन्होंने कुछ तो उनकी प्रशंसा की और कई बार उनको क्रिटिसाइज भी किया। कई बार राजाओं की उन्होंने आलोचना भी की कि उन्होंने ये गलत किया है ना। और उन्होंने कई बार उनकी आलोचना भी की और अपने व्यूज भी दिए कि इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कश्मीर में जो प्रशस्ति लिखी गई थी संस्कृत में, जो ये जो पोएम है उसमें
कई राजाओं की प्रशंसा तो की ही गई, उसके साथ साथ उसमें कुछ आलोचना भी की गई, मतलब उनको क्रिटिसाइज भी किया गया था। तो ही यूज इसमें ये जो कलहाना थे उन्होंने वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स और आई विटनेस अकाउंट्स एंड द अर्लियर हिस्ट्रीज के बारे में लिखा गया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉरफेयर एंड फॉर वेल्थ। तो आप लोगों ने देखा कि जो वॉरफेयर थे और फॉर वेल्थ, मतलब जो राजा थे वो क्या करते थे, जो युद्ध लड़ते थे, कई बार एक दूसरे कंट्री पे या रीजन पे हमला कर देते थे, अटैक करते थे, वो किस लिए करते थे, अपने उसको वेल्थ को बढ़ाने के लिए। तो आप लोगों ने ये नोटिस किया जाएगा जो राजा थे, जो अपने वॉरफेयर के लिए, मतलब युद्ध, जो रूलर्स थे वो अपनी डायनेस्टी या स्पेसिफिक रीजन पे कंट्रोल करते थे या रूल करते थे। एट द सेम टाइम कई बार क्या करते थे, वो बार बार दूसरे मतलब जो रीजन्स थे उन पे कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते थे एरिया में, अलग अलग एरिया में। उससे क्या हो जाता था, अगर वो उन्होंने वॉर्स में सक्सेस हो गए तो क्या होगा, वहाँ से उनको बहुत सारा वेल्थ मिलेगा। वन पर्टिकुलरली प्राइजेस एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। अब जो एक एरिया आता है कन्नौज के बारे में क्या था कि जो रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे कन्नौज के प्रति, क्योंकि जो ये कन्नौज है जो वो कहाँ पे, गंगा वैली के किनारे था, वहाँ पे गंगा वैली और फोर्ट, मतलब जो सेंचुरी जो रूलर थे जो 3 रूलर्स थे, उन्होंने यहाँ पे 3 रूलर्स ने यहाँ पे अटैक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। उसमें से सबसे पहले थे गुर्जर प्रतिहारा, फिर थे राष्ट्रकूटाज और थे पाला डायनेस्टी के जो रूलर्स थे। उन्होंने ये तीनों के तीनों आपस में लड़ते गए, उन्होंने बहुत फाइट की एक दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, और ये क्या करना चाहते थे, ये कन्नौज पे अपना कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये जो तीनों का जो लड़ाई झगड़ा था, उसको जो तीनों ने बहुत स्ट्रगल किया, जो 3 पार्टी थी, उसको क्या बोलते थे, त्रिपार्टी स्ट्रगल के नाम से जाना जाता था। एज वी विल सी, अब पेज नंबर ये आप 62-66 पे देखते सकते हो। रूलर्स आल्सो ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। जो राजा थे, जो किंग्स थे, वो क्या करते थे, जब उनके पास खूब सारा वेल्थ हो जाता था तो वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनवाते थे, लार्ज टेम्पल्स बनवाते थे। अब जो दूसरे राजा थे वो इन्हीं की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब अटैक कहाँ किया जाता था, जब बड़ा सा जो टेम्पल्स होते थे बड़े बड़े, उनको ही ये टारगेट बनाते थे। विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा खजाना मिल जाता था और वो उनके रिच होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको खजाना कहाँ से मिलता था, टेम्पल्स में। पहले के लोग जो हैं, जो राजा वगैरह हैं, जो अपने खजाने को टेम्पल्स में छुपा के रखते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स, जैसे सुल्तान महमूद गजनी का नाम सुना होगा आपने, उसने जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करता था, उसने जो है वो 997 में से लेकर 1030 तक उसने राज किया, और उसने वो अपना कंट्रोल करना चाहता था पूरे सेंट्रल एशिया पे और ईरान से लेके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे। तो उसने सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वो हर साल कुछ ना कुछ उसको टारगेट रहता था। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, उसका सबसे बड़ा टारगेट रहता था वेल्दी टेम्पल्स को लूटना। जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े टेम्पल्स बनते थे, उनको लूटना उसका मोस्टली टारगेट रहता था। इंक्लूडिंग इसमें एक जो सोमनाथ का मंदिर है, वो जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, उस पर भी उसने अटैक किया था। वहाँ से उसने बहुत सारा धन जो है, वेल्थ है, वो लिया, और उसने क्या किया, अपनी जो कैपिटल बनाई थी, कौन सी, गजनी, वहाँ पे उसने सारा का सारा कैपिटल
जो सिटी था गजनी का उसमें उसने लगा दिया। सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्क्वर्ड एंड एस्ट्रेस्ड अ स्कॉलर नेम। जो सुल्तान गजनी था वो अपनी प्रशंसा भी बहुत कराना चाहता था और लोगों को वो ये चाहता था कि लोग मुझे किसी बड़े अच्छे उससे जाने और मेरी कुछ हिस्ट्री जो है वो किताबों में लिखी जाए। तो उसने एक स्कॉलर्स को ढूंढा जो कि था अल-बिरूनी। तो अल-बिरूनी ने वो ये चाहता था उससे कि उसके बारे में कुछ लिखा जाए। तो अल-बिरूनी ने कुछ वर्क किया, अरेबिक वर्क, और एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। इसमें जो महमूद गजनी था उसके बारे में काफ़ी प्रशंसा की गई है, उसी के उस पे ये बुक लिखी गई थी। ये बुक जो थी संस्कृत में लिखी गई। स्कॉलर्स प्रिपेयर दिस अकाउंट। अदर किंग हु एंगेज द वारफेयर इंक्लूड द जहानमाज। जो बाकी के जो किंग थे वो जहानमाज थे, जैसे कि आज मतलब अभी इस टाइम पे उनको लेटर मतलब अब क्या कहा जाता है, उनको जहानमाज को चौहान्स कहा जाता है। हु रूल ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली टू अजमेर। ये जो थे दिल्ली से लेके अजमेर तक अपना रूल, इनका शासन जो है वो फैला हुआ था। दे अटेम्प्ट टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट टू द ईस्ट। ये जो थे रूलर अपना जो कंट्रोल है, अपना जो शासन है उसको वेस्ट से लेकर ईस्ट तक और बढ़ाना चाहते थे, है ना। अब वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्य ऑफ गुजरात। लेकिन इनके जो अपोजिट थे वो कौन थे? चालुक्य थे गुजरात में और गढ़वाल्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। तो ये इनके अपोजिट रहते थे। द वेस्ट नोन जहानमांस रूलर्स वाज पृथ्वीराज। जो एक बहुत बड़े राजा थे इनके, जो जहानमांस के जो चौहान्स के, वो कौन थे? पृथ्वीराज थर्ड, जो कि उन्होंने 1168 से लेके 1192 तक अपना शासन किया था, रूल किया था। और हु डिफीटेड एन अफगान रूलर। ये जो है अफगान रूलर के द्वारा इन्होंने अफगान रूलर को हरा दिया था। और सुल्तान महमूद कोर्ट इन द 1191 बट लॉस्ट हिम वेरी नेक्स्ट ईयर। लेकिन इन्होंने अपना बहुत कुछ खोया कब? नेक्स्ट ईयर 1192 में। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्लोजर लुक चोलास के बारे में लिखा गया है इस मैप में, आप लोग ये देख लीजिएगा एक बारी। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रॉम उरियार और थांजावुर। तो हमने बताया कि यहाँ पे जो पृथ्वीराज थर्ड थे उन्होंने 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन दोबारा से एक साल के बाद नेक्स्ट ईयर फिर से अटैक किया तो मोहम्मद गौरी फिर 1192 में ये पृथ्वीराज जो थर्ड थे ये फिर से दोबारा से युद्ध में ये हार गए थे। हम हेडिंग की ओर चलते हैं। हम लोग क्या बता रहे थे यहाँ पे? फ्रॉम उरियर टू थंजावुर। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे जो चोलास थे उन्होंने अपनी पावर को किस तरह से एक्सटेंड किया। अब माइनर चीफली फैमिली, एक यहाँ पे जो माइनर्स जो चीफली फैमिली थी, छोटी सी एक फैमिली थी, उनको जो मुर्तियार के नाम से जान जाते, तो वो जो उनकी जो पावर थी वो कावेरी डेल्टा पे थी। उसकी जो मुर्तियार जो फैमिली थी उसकी जो पावर कहाँ पे थी? कावेरी डेल्टा पे। दे वर सबॉर्डिनेट टू द पलवाज किंग ऑफ कांचीपुरम। वे पलवाज किंग जो थे कांचीपुरम के उनको बिलोंग करते थे, सबॉर्डिनेट करते थे। विजयाला जो थे हु बिलोंग द एंशिएंट चीफली फैमिली। तो जो विजयाला थे वो कहाँ थे? कौन थे? चोलास थे, ठीक है। जो चोलास थे वो कहाँ के थे? चोलास कहाँ के थे? उरियूर के थे। और कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुर्तियार इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। इन्होंने जो उरियर्स थे उसको, जो मुर्तियार थे उनसे जो डेल्टास थे उनको क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। और ही बुल्ड द टाउन थंजावुर। और उन्होंने यहाँ पे जो अपना टाउन था थंजावुर बना दिया और एक टेम्पल बनाया अपने गॉड का, जिसमें
धुनी वहाँ पे जो भगवान उनके जो गॉड थे जिनको वो मानते थे उनके नाम पे वो टेम्पल बना दिया। तो यहाँ से जो उरियूर थे वो क्या हो गए, उरियूर ने मतलब तंजावर जो है वहाँ पे ये पूरा इनका बना दिया। अब नेक्स्ट जो है जो विजयालय थे वो जो सक्सेना और विजयालय कॉन्क्वेयर नेबरिंग रीजन्स, उन्होंने भी अपने जो नेबरिंग रीजन्स थे उन पे अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और अपने किंगडम को क्या करने लगे, वो बढ़ाने के लिए लग गए और अपनी पावर को एक्सटेंड करने के लिए लग गए। जो पद्यान थे, जो पल्लवा टेरिटरी थी टू द साउथ टू नॉर्थ मेड पार्ट ऑफ द किंगडम, वहाँ से उन्होंने साउथ से लेके नॉर्थ तक अपना जो पार्ट था उसको, किंगडम था उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक और आती है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जो राजराजा थे, राजराजा जो फर्स्ट थे कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर, जो राजराजा फर्स्ट था वो बहुत मोस्ट पावरफुल था, कौन, वो चोला रूलर थे। बिकम किंग 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट दीज एरिया, उसने अपना मोस्ट मतलब बड़े काफ़ी बड़े एरिया पे अपना जो कंट्रोल वो कर लिया। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो राजराजा का जो सन था वो कौन था, राजेंद्र फर्स्ट। कंटिन्यू हिज पॉलिसी एंड द इवन रेडेड गंगा वैली, वो क्या चाहता था, अपनी इसने भी अपने इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा और गंगा वैली के जो जितने भी रीजन्स थे वो वहाँ पे अपना राज्य पूरा मतलब अपने राज्य को एक्सटेंड करना चाहता था। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशन, इसने श्रीलंका और भी अदर कंट्रीज से जो साउथ एशिया की थी ना, उन्होंने इसमें अपनी नेवी को यहाँ पे इसने एक्सपेंड कर दिया था। अब है स्प्लेंडिड टेम्पल एंड ब्रोंज स्कल्पचर। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ पढ़ेंगे। तो जो बिग टेम्पल्स था, जो थंजावर और गंगकोंडा और चोलापुरम, ये जो टेम्पल्स थे, 3 टेम्पल्स, ये किसने बनवाए, राजराजा और उनके जो बेटा था राजेंद्र वन, उन्होंने ये टेम्पल्स बनवाए थे। और ये बहुत अच्छे मार्बल के बहुत बड़े से टेम्पल्स थे। अब जो चोला टेम्पल थे ऑफन बिकेम द न्यूक्लियर सेटलमेंट विच ग्रू अराउंड देम, अब इसके आसपास जब ये टेम्पल बड़े बड़े से बन गए तो इसके आसपास जो है वो सेटलमेंट होने लग गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बसने लग गए। देयर आर सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये जो है क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर बन गया। टेम्पल वर आल्सो एंडोइड विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर्स, जो टेम्पल्स थे वो यहाँ पे जो उसकी जो आसपास की जो ज़मीन थी उसका जो ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो किसकी होती थी, टेम्पल्स के आसपास वो राजाओं की ज़मीन होती थी। तो और वो जो ज़मीन थी या फिर वहाँ पे जो लोग काम करते थे, कई बार क्या होता था उसमें वहाँ पे जो मंदिर बनाने वाले लोग थे उनको क्या वो वहाँ पे उसको मंदिर की बिल्डिंग बनाने के लिए उनको पैसे भी मिलते थे, उसमें काम करते थे। द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, went into maintaining all the specialists who worked all the temple, बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट थे वो मंदिर में वर्क करते थे तो उसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। जो पृष्ठ थे वो रहते थे और जो गार्लैंड मेकर्स थे जो कि मतलब वहाँ पे बनाते थे वो रहते थे, कुक्स रहते थे, स्वीपर्स रहते थे, म्यूजिशियंस, डांसर एक्सेट्रा, ये सब वहाँ पे उस पे इस आसपास के एरिया में जो सेटल हो गए और जो लोगों की जो वहाँ पे ज़मीन थी उससे भी उनको इनकम आने लग गई। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेसेज ऑफ वर्शिप, जो दूसरे शब्दों में ये कहा जाए जो टेम्पल थे केवल एक पूजा करने की ही जगह नहीं थी, ये जो थे वर्बुल हब, वहाँ पे जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ जो है वो लोगों की क्या होने लगी, अच्छी होने लगी, मतलब लोगों को सक्सेस मिलने लग गई। अमंग द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस, अब ज़्यादातर जो चोलाज के जो टेम्पल्स होते थे उनमें ब्रोंज इमेजेस को अहमियत दी जाती थी। चोलाज की जो ब्रोंज इमेजेस होती थी यार
आर कंसिडर्ड अमंग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब जो वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गई। तो वाइल मोस्ट इमेजेस, या तो जो इमेजेस होती थी, या तो ये किसकी होती थी, जो चोलाज होते थे उनके डिवोटी, मतलब जो उनके देवी देवताओं की होती थी, या फिर उनको जो देवी देवताओं की होती थी, या फिर उनके जो मानने वाले होते थे, जो डिवोटीज होते थे, उनकी जो इमेजेस होती थी, जो कि किस में बनाई जाती थी, ब्रोंज में। जिस तरह से ये जो एक इमेज है ये बनाई गई है ना, किस में बनाई गई है, ब्रोंज से बनाई गई है। जो चोलाज की जो ब्रोंज इमेजेस है ना, वो बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। इनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम था और जो इरिगेशन सिस्टम था वो कैसा है उस एग्रीकल्चर और इरिगेशन सिस्टम कैसा था चोलाज के टाइम पे। मैनी ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द चोलाज वर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे चोलाज के टाइम में एग्रीकल्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला। लुक अब मैप 2 दोबारा से आप लोग एक बार मैप 2 को देख लीजिए। नोटिस द रूट, जो रिवर कावेरी थी उसके जो ब्रांचेस थी इनटू सेवरल स्मॉल कैनल्स, उसको स्मॉल कैनल्स में वो कर दिया गया, और ये जाके फिर उसके बाद ये कहाँ गिरती थी, बे ऑफ बंगाल में। दीज कैनल्स ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली, जब ये कैनल्स जो होते हैं ओवरफ्लो हो जाते थे, डिपोजिंग फर्टाइल, तो ओवरफ्लो होने के बाद ये क्या करती थी, फर्टाइल सॉइल को मतलब जो है डिपॉजिट कर देती थी, और नदियों रिवर्स के जो किनारे पे वो जाकर जम जाती थी। वाटर फ्रॉम द कैनल्स ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। तो जो वाटर जो है ओवरफ्लो हो जाता था और नदियों के किनारे जाके जो सॉइल है वो जम जाती थी, उससे क्या होता था कि मॉइस्चर जो होता था नदियों के आसपास की जगह की जो लैंड थी, वहाँ की जो सॉइल थी वो काफ़ी कैसी हो जाती थी, फर्टाइल हो जाती थी, और वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी राइस की कल्टीवेशन के लिए। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द, और भी दूसरी जगह जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हुई, कहाँ पे हुई, वो तमिलनाडु में हुई। इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी, लेकिन वो 5th 6th सेंचुरी के बाद एरिया वाज ओपन द फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजन्स में जो फॉरेस्ट थे उनको क्या कर दिया गया था, क्लियर कर दिया गया था। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन द अदर एरियाज। द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट हैड टू बी बुल्ट द प्रिवेंट फ्लडिंग, कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्शन। अब ये क्या कर दिया जाता था, वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स कर दिया जाता था। उसको मतलब क्या होता है, जैसे नहीं किसी स्टील का या किसी भी चीज़ का किसी से हम रोक लगा दें पानी को, जब हमें नहीं चाहिए हो तो हम उसको रोक लगा दें, और अगर चाहिए हो तो उसको क्या कर देते हैं, उसको हम खोल दें, हटा दें, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पानी जो है, पानी का बहाव है वो खुल जाएगा। तो मतलब फ्लडिंग को रोकने के लिए किया जाता था। और टू बी कंस्ट्रक्टेड, नेक्स्ट पेज पे, कैरी वाटर टू द फील्ड्स। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन द ईयर। बहुत सारे एरिया में ओनली 2 क्रॉप्स जो है पूरे साल में उगाई जाती थी। इन मैनी केसेस इट वॉज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप्स आर्टिफिशियली। अ वेराइटी मेथड्स वर यूज फॉर इरिगेशन। बहुत सारे कई मेथड जो है इरिगेशन के लिए यूज किए जाते थे। सम एरियाज वेल, कई जगह पे वेल से के द्वारा, मतलब जो कुएं वगैरह हैं वो डक्स किए जाते, मतलब वो खोदे जाते थे। और इन अदर प्लेसेस हग टैंक्स, कहीं कहीं पे तो बड़े बड़े से, बहुत ज़्यादा से क्या बना जाते थे, टैंक्स बना दिए जाते थे, उसमें रेन वाटर को कलेक्ट कर दिया जाता था। और रिमेंबर, ये याद रखना होगा आपको कि जो इरिगेशन के लिए जो वर्क रिक्वायर, जो मतलब जो ज़्यादातर जो प्लांटिंग के लिए जो पानी वो है जो यूज किया जाता था, उसके लिए और लेबर चाहिए, और एंड रिसोर्सेज मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड द डिसाइडिंग हाउ वाटर टू बी शेयर्ड। फिर वहाँ पे वो ये डिसाइड किया जाता था कि जो वाटर है उसको किस तरह से शेयर किया जाएगा लोगों के साथ। मोस्ट ऑफ न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस, बहुत सारे जो रूलर्स थे नए, और जैसे कि गाँव में जो लोग रहते थे, टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट टू द, बहुत सारा जो
इंटरेस्ट दिखाते थे इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। कौन सी एक्टिविटीज़ को? जैसे जो रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए, जो टैंक्स बनाने हैं, कहीं पे डक्स वगैरह मतलब कुएँ वगैरह खोदने हैं, इस तरह से वो पानी को स्टोर कर लेते थे। कई जगह तो घरों की जो छतें होती हैं वहाँ पे भी पानी को स्टोर किया जाता था, रेन वाटर को। अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, जो एम्पायर थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज? तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता था? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट। अब वहाँ पे क्या किया गया था? जो पीजेंट्स था उनका सेटलमेंट कैसे हुआ, उसको क्या बोलते थे? उस जो पीजेंट्स का जो सेटलमेंट था उसको क्या बोलते थे? नोन एज, उसको उर के नाम से जाना जाता। बिकेम प्रॉस्पेरियस विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन। इनका जो होता था ज़्यादातर ये इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस। कई बार जो बहुत सारे जो गांव होते थे उनका विलेजेस फ्रॉम लार्जर यूनिट कॉल्ड नाडू, उसको क्या बोलते थे? जो ग्रुप्स ऑफ विलेजेस होता था उसको क्या बोलते थे? कॉल्ड नाडू। द विलेजेस काउंसलिंग and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice of collecting taxes। जो नाडू होते थे मतलब जो गांव में जो काउंसलिंग करते थे और जो नाडू जो होते थे वो क्या परफॉर्म करते थे? एक तो वो गांव पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखते थे और क्या करते थे? वहाँ से लोगों से वो क्या करते थे? वो टैक्स वसूल करते थे। रिच पीजेंट्स होते थे जो वेलाला कास्ट, जो उनकी जो कास्ट होती थी वेलाला कास्ट होती थी, और कंसिडर्ड कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू, वो नाडू पे कंट्रोल करते थे अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, चोला गवर्नमेंट के सुपरविजन में यहाँ पे दिया गया है। और द चोला किंग जो थे, सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुवेंडवेलन, और जो चोला रूलर्स थे उन्होंने जो बड़े बड़े जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको कुछ टाइटल्स दिए थे उन्होंने। तो मुवेंडवेलन जो एक टाइटल था वो दिया गया था, उन्होंने किसको दिया था? अवेलन और पीजेंट लोगों को, जो 3 किंग्स होते थे उनमें के जो पीजेंट्स होते थे उनको ये टाइटल दिया गया था। दूसरा जो टाइटल था वो था अर्वियार, तो इसका जो टाइटल था वो किस लिए दिया गया था? जो चीफ और द मतलब उनको जो अर्वियर थे उनको मार्कर्स ऑफ रेस्पेक्ट, इनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती थी और एंश्योर्ड देम द इम्पोर्टेंट ऑफिसेज, और इनको इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में रखा जाता था और उनको वहीं का काम सौंप दिया जाता था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ दिया गया है कि जो टाइप्स ऑफ लैंड थी उसको क्या क्या अचीवमेंट थे, उसके क्या क्या नाम थे, किस तरह से उनके बारे में बताया गया था। जो चोलाज की जो इंस्क्रिप्शंस थी उसको मेंशन किया गया है सेवरल कैटेगरीज ऑफ लैंड में। तो सबसे पहली जो लैंड थी वो थी बेलेंगाई। तो ये जो लैंड थी ये किसको दी जाती थी? नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर्स। तो ये जो ब्राह्मण थी, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण, जो नॉन ब्राह्मण थे उनकी ये जो प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। और दूसरी है ब्रह्मदेवा। अब जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्रह्मदेवा जो है वो जो लैंड थी वो किसको दी जाती थी? ब्राह्मण्स को गिफ्ट की जाती थी। थर्ड तरह की होती थी शाले भोगा। जो शाले भोगा होती थी वो स्कूल्स बनाने के लिए, स्कूल के मेंटेनेंस के लिए जो जमीन है वो वहाँ उस काम के लिए होती थी। अब है देवदाना। ये जो जमीन होती थी ये है तुलकनी के नाम से दी जाती थी। और जो लैंड गिफ्ट है ये जो जमीन है वो टेम्पल्स को गिफ्ट की जाती थी, मतलब जो मंदिर बनाने के लिए जो लैंड है वो वहाँ पे गिफ्ट की जाती थी। नेक्स्ट है पलीचनांदम। जो पलीचनांदम लैंड है वो
लैंड ऑफ डोनेटेड जैन इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो जानिया इंस्टीट्यूशंस होते थे उनके लिए ये जो लैंड है वो गिफ्ट की जाती थी। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि जो ब्राह्मण्स के लिए जो लैंड है वो जो ब्राह्मण जो लैंड रिसीव करते थे, जो ब्रह्मदेवा, वो तो एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट, वहाँ पे जो है बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण हैं वो सेटलमेंट हो गए। और जो ज़्यादातर जो ब्राह्मण है कावेरी वैलीज के एरियाज में सेटल हुए थे, साउथ इंडिया में, पार्ट्स ऑफ इंडिया। ईच जो ब्रह्मदेवा वॉज लुक्ड आफ्टर एन बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण्स लैंड होल्डर्स। जो अब यहाँ पे देखा गया है कि जो ब्राह्मण्स थे, जो ब्रह्मदेवा था, उसके बाद मतलब जो देखते थे वहाँ पे तो एक असेंबली की जाती थी या जो सभा की जाती थी, जो कि ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण लैंड होल्डर्स के द्वारा एक सभा की जाती थी। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली, उनका जो ये जो असेंबली होती थी, इनका वर्क जो होता था वो वेरी एफिशिएंटली होता था। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन द डिटेल इन इंस्क्रिप्शन, इनका जो वर्क होता था या इनके जो डिसीजंस होते थे वो इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। और ऑफन इन द स्टोन वॉल, या फिर क्या होता था जो टेम्पल्स की जो वॉल थी ना, उनकी दीवारों पे इनकी जो डिसीजंस थे उनको लिख दिया जाता था। और एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नागारम्स ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द टाउन्स, और इनको ओकेजनली परफॉर्म किया जाता था उन वहाँ के जो टाउन्स होते थे उनमें। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मेरन इन चिंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो तमिलनाडु है, वहाँ की जो चिंगलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तमिलनाडु की, उसमें जो वहाँ पे प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द वे ऑफ द सभा वाज ऑर्गेनाइज, वहाँ पे जो सभा ऑर्गेनाइज की गई थी। द सभा हैड सेपरेट कमेटी टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, तो वहाँ पे जो सभा है वो सेपरेट कमेटी के द्वारा की गई थी। और जो इरिगेशन का जो वर्क था उसके बाद में वहाँ पे जो गार्डन्स होते थे, जो टेम्पल्स होते थे, नेम ऑफ द एलिजिबल to be members of these community were written on small tickets of palm leaf, जो palm leaf होता है ना, पाम की पत्तियाँ होती थी, उसकी लीफ पे एक छोटी सी एक टिकट बना दी जाती थी उसकी लीफ पे। These tickets were put into an earthenware pot, उसके बाद उसको क्या कर जाता था, एक पॉट में डाल दिया जाता था। From which a young boy, एक किसी छोटे बच्चे से उसको उठवाया जाता था। एंड आस्क्ड टू टेक आउट द टिकट, उससे एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। 1 by 1 फॉर ईच कमेटी, हर कमेटी की एक एक टिकट निकालने के लिए उस बच्चे से कहा जाता था। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है इंस्क्रिप्शंस के बारे में दिया गया है, पहले इसको देख लेते हैं। इंस्क्रिप्शंस एंड टैक्सेस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे वही है, आपको मैंने पहले इंस्क्रिप्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हो नेक्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में उसमें भी बताया गया था, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दिया गया है चाइना अंडर द टैंग डायनेस्टी, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। जो चाइना जो था एम्पायर एस्टेब्लिश्ड अंडर द टैंग डायनेस्टी, जो विच रिमेन्ड द पावर फॉर 300 ईयर्स तक उसने पावर किया था, और फ्रॉम द 7th to the 10th सेंचुरी तक। इट्स कैपिटल, इसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, एक्सियान वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिटी था। विजिटेड बाय तुर्क्स, ईरानीज, इंडियंस एंड जापानीज एंड कोरियंस। द टैंग एम्पायर, जो टैंग एम्पायर थी, administrated by the bureaucracy restricted through the examination which was open to all who wishes to appear for it. This system of selecting official remained in place with some changes. कब था ये? 1911 में।
आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। ओके, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।